माँ धरती तो आसमान है पिता, कभी मेरी आन तो कभी मेरी शान है पिता। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है आत्मसम्मान। मैं बूढ़ा हूँ लेकिन मरा नहीं। बेटे ने पिता को बीमार देख धीरे से सारी संपत्ति हथियानी चाहिए, तो पिता ने ऐसा कारनामा किया कि बेटा अवाक रह गया। कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं। गिरधारी लाल जी कुर्सी पर निढाल पड़े हुए थे और मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रहे थे और चिंताग्रस्त देखकर उनकी पत्नी पुष्पा जी ने उनसे कहा, जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा जमाना लद चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक गिरधारी लाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा अमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने सर्जरी करने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा। गिरधारी लाल जी, जो पूरी चुस्ती के साथ अपने फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो अमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। गिरधारी लाल जी जब अपने बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो अमित ने जवाब दिया, पिताजी, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, इसीलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से गिरधारी लाल जी को लगने लगा था कि इस नए जमाने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी गिरधारी लाल जी सोच विचार में पड़े थे कि उनकी पत्नी ने आवाज लगाई, चलिए जी, बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। गिरधारी लाल जी डाइनिंग टेबल पर गए तो उन्होंने एक नजर नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने मक्खन लगे ब्रेड रख दिए थे। देखते ही गिरधारी लाल जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है जी, अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। गिरधारी लाल जी की नाराजगी को देखकर उनकी पत्नी पुष्पा जी रसोई घर में चली गई। अपनी सास को रसोई घर में दलिया बनाता देख बहू आकर तुरंत बोली, आप यह क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है ना। बहू, तुझे पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसीलिए दलिया बनाने आई हूँ। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए और उनके लिए टिफिन पैक करने दीजिए, आप यह सब काम बाद में कर लेना। वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर में ही बैठे रहते हैं ना। बहू की यह बातें बाहर बैठे गिरधारी लाल जी के दिल में तीर जैसी चुभ रही थी और पुष्पा जी भी अपना सा मुंह लेकर रसोई से बाहर आ गई। पुष्पा जी गिरधारी लाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो पुष्पा, कुछ दिनों से मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था, मैं भी यही चाह रहा था। अगले ही दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो गिरधारी लाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपने साथ काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे। उन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी खूब मदद की थी। गिरधारी लाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था तो सीढ़ियां उतरने पर उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उत्सुकता के आगे वह थकावट भी कुछ नहीं थी।
जब गिरधारी लाल जी फैक्ट्री में पहुंचकर तो देखा कि बेटा अमित उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देखकर चौंक सा गया। बाबूजी, आप यहाँ? कहते हुए उसने हैरानी जताई तो गिरधारी लाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया जाए। गिरधारी लाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी मशीनें बदलकर अमित ने नई मशीनें लगवा दी है। इस बात का भी इतना ताज्जुब नहीं हुआ था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनके द्वारा रखे गए सभी वर्कर वहां पे नहीं थे। बेटा, सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए? तब अमित ने कहा, पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी मशीनें बदलकर नई मशीनें लगवा दी हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने नया स्टाफ बदल दिया है। गिरधारी लाल जी को यह देखकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो उसमें से अमित ने टोक दिया, पिताजी, ये अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। यह सुनकर गिरधारी जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने कामों पर वापस आने का सारा उत्साह औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट दी। उस समय अमित ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो बाबूजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठिए, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो रहे हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर जड़वत रह गए। पुष्पा जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरे काम में मदद के लिए गए थे। इस पर अमित और भड़क गया और बोला, जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए अमित अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए गिरधारी लाल जी और पुष्पा जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर पुष्पा जी ने गिरधारी लाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसी को संभालनी है ना। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज पुष्पा जी अपने बच्चों द्वारा दिए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने देखा कि फ्रिज में कोई हरी सब्जी नहीं थी तो सोचा कि जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जियां ले आएं। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक उन्हें चक्कर आ गया और खुद को नहीं संभाल सकी और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जा गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब पुष्पा जी घर वापस नहीं आई तो गिरधारी लाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी, पुष्पा जी नीचे बेसुध हाल में पड़ी हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। गिरधारी लाल जी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी और उनकी बेटी प्रीति ने उन्हें संभाला, लेकिन पुष्पा जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी अपने घर चले गए। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वे पल ही पल उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक पुष्पा जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वह बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपने जिंदगी में मस्त थे, लेकिन गिरधारी लाल जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिन बाद उनकी बेटी उनका हाल चाल जानने आया करती थी तो उनका मन खुश हो जाया करता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगती थी। आज नाश्ते में फिर मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली पुष्पा जी उनके पास नहीं थी।
इसीलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुप करके खा लिया। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। अमित ने दरवाजा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथों में बैग देखकर अमित और उसकी पत्नी हैरान हो गए। तब गिरधारी लाल जी बोले, हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि आखिर उनका भी परिवार है। बहू कहने लगी तो इतने में बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से मजबूर गिरधारी लाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं रहा। जानकी जी अपने भाई को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देती, उनके फल और दवाइयों का पूरा ध्यान रखती थी और कभी कभी बेटी भी आ जाया करती थी तो गिरधारी लाल जी की जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपने पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे। लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर पर रहना पसंद नहीं था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी और बेहद गुस्से में अपने पति के पास जाकर बोली, देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ जी के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखें। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं और बुआ जी आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती हैं। उन्हें तो मेरे सिर पर बैठा कर रख दिया है, ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बात सुनकर अमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो अमित ने अपने पिताजी के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? इस पर गिरधारी लाल जी ने कहा, क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? अमित ने कहा, तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रोब जमा कर रखती हैं बुआ जी, और फिर इतने महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे कह देता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारी भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू कोई जिम्मेदारी ही नहीं उठाती। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहा था ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो प्रीति को बुलाए रहते हैं। अमित गुस्से में चिल्लाया। उनकी बातों से उसकी बातों ने गिरधारी लाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया। वे चाहकर भी उसके आगे कुछ ना बोल सकें, लेकिन एक बात अब वह समझ चुके थे कि उनका बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी और वो अपनी बहन को अपमानित होते हुए नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित गिरधारी लाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी के तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। पुष्पा, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पा रहा था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे बेटे और बहू को क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर में नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भर्राए गले से गिरधारी लाल जी बोले। बहन के जाने के बाद गिरधारी लाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। वे अनमने से रहने लगे जब तक कि उनकी बहन जानकी उनके घर में रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती रही। लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण गिरधारी लाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी तो गिरधारी लाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दिया,
लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी गिरधारी लाल जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर उन पर भड़क कर बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम नहीं खत्म होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। इतनी सारी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे गिरधारी लाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई। यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज रोज का बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे। इस घर में अब उनका दुख और सुख बांटने वाला कौन था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं, तो किसी और से क्या गिला करें। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था मैंने भगवान से। ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा भ्रम पाल रखा था मैंने। देख रही हो पुष्पा, तुम्हारे प्यार और त्याग की ये कीमत लगाई तेरे बेटे ने। कहते हुए गिरधारी लाल जी अपने आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारे जा रहे थे। उनका उस घर में दम घुटने लगा तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चले गए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र शिव कुमार जी से मुलाकात हो गई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर गिरधारी लाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। बातों बातों में गिरधारी लाल जी अपनी घर की परेशानियों को भूल चुके थे। लेकिन जब मित्र ने गिरधारी लाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो गिरधारी लाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर गिरधारी लाल जी ने अपने दिल का गुंबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था। खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी। कितनी रातों की नींद हराम की थी। तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। आज हमारी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा था। शिव कुमार जी व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी थे। गिरधारी लाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, गिरधारी, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने से नहीं बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। मित्र के शब्द ने उनके हारे हुए दिल में नई उम्मीद का संचार किया। घर आते वक्त उनके चेहरे की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी देर में उनकी बेटी प्रीति घर पर आ चुकी थी और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का मन कर रहा था। गिरधारी लाल जी ने बहू को चाय नाश्ता बनाने के लिए बोला। तब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई। नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रीति बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया करिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बातें सुनने की देर थी कि बहू तो जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है और अब मैं इनकी भी चाकरी करूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारा दिन रसोई में खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर ही क्यों नहीं ले जाते इन्हें। बहू की जली कटी बातें सुनकर गिरधारी लाल जी हैरान रह गए। आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा और बोले, बस बहुत हुआ। सहसा गिरधारी लाल जी के मुंह से ये 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन कुछ ठान लिया, बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर में मुझे निकालने वाली तुम कौन होती हो। क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में अभी कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरी बात काट सके। यह बातें चली रही थी कि अमित घर के अंदर आ गया
और बाबूजी को जोरदार आवाज में रौब से बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उनकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठा करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए तरसा कर रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिनों के लिए बुला दिया तो तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और आज प्रीति आई है तो बहू ने भी उसे खरी खोटी सुना दी। कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकलने को कह रही हो वह घर आज भी मेरा है और मेरे नाम पर है। और यदि इस घर से कोई जाएगा तो तुम लोग। और बेटा, जिस फैक्ट्री में आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूं। मैं चाहूं तो उसे बेच भी सकता हूं। और आज भी इतनी हिम्मत है मुझ में कि अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूं लेकिन आत्मसम्मान, स्वाभिमान अभी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूं और यदि किसी को मेरी मदद करनी है तो वो फैक्ट्री में आ सकता है। आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी की यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रौब से बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर नीचे करके सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और सुमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज गिरधारी लाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। प्रिय दोस्तों, तो यह थी आज की हमारी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।